प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड ग्वालियर मध्य प्रदेश ऑन 2 अक्टूबर और वहां पर जाके उन्होंने लगभग 19,260 करोड़ के प्रोजेक्ट ग्वालियर को डेडिकेट किए। अब उन प्रोजेक्ट्स में जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे की बात उन्होंने की। ये दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे जो कि लगभग 640 किलोमीटर लंबा होगा और प्रेजेंट डे दिल्ली से वडोदरा जाने की जो टोटल डिस्टेंस है 12 आवर्स को रिड्यूस करके 6 आवर्स में कन्वर्ट करेगा। नाउ दिस इज द प्रोजेक्शन। ना दूसरा उन्होंने जिस प्रोजेक्ट और जिस प्रोग्राम की बात की वो था गृह प्रवेश और ओवर 2.2 लाख हाउसेस बिल्ट बाय प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। ये प्रधानमंत्री आवास योजना बेसिकली डेडिकेटेड था उन लोगों के लिए जिनके पास किसी भी तरह का मकान नहीं है, यानी आप कच्चा बोल लो या पक्का, उनके पास मकान नहीं है आज के वक्त में। और अगर उनकी इनकम एक पर्टिकुलर स्लैब के अंदर आती है तो डिपेंडिंग ऑन उनकी इनकम स्लैब वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडीज इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट वो ले सकती हैं। ना ये इनकम स्लैब अप्रोक्सीमेटली 3 लाख से 18 लाख के बीच में जाता है और जो हाउसिंग यूनिट्स होती है वो LIG, MIG, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सबके लिए बनाई गई है। सो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस स्लैब में हैं आप इस पर्टिकुलर बेनिफिट का फायदा ले सकते हैं। सो प्रधानमंत्री आवास योजना एक सेकंड प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने कहा कि लगभग 2.2 लाख लोगों को आज के वक्त में गृह प्रवेश करवाने की उनकी गवर्नमेंट की इच्छा है और ये प्रोसेस वो आगे बढ़ाने वाले हैं फर्दर। नाउ तीसरा जो उन्होंने प्रोजेक्ट की बात की और जिसका फाउंडेशन स्टोन उन्होंने रखा वो था जल जीवन मिशन का। इसके बारे में भी हम कुछ डिटेल में जानेंगे। और चौथा जो प्रोजेक्ट उन्होंने कहा है वो था फाउंडेशन स्टोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ 9 हेल्थ सेंटर्स अंडर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, यानी ABHIM। ये शॉर्ट में मैं इसको ऐसे बोलूंगा। तो एक एक करके हम इन प्रोजेक्ट्स में इन इन स्कीम्स में क्या क्या मिलता है, क्या इनके करंट डेटा पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य भारत में सभी परिवारों को अफोर्डेबल और कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग सॉल्यूशंस देना है। ये प्रोजेक्ट लगभग 2015 में स्टार्ट किया गया था और क्योंकि इसकी डिमांड काफी सही है, ये प्रोग्राम भी डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है और डिपेंडिंग ऑन बहुत सारे स्टेट्स जिस तरह की डिमांड रख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे, इसकी जो अवधि है इसको बढ़ा के 2024 कर दी गई है और उम्मीद की जा रही है तब तक इसके जो रिजल्ट्स होंगे काफी हद तक हमारे देश के लोगों को बेनिफिट कर चुके होंगे। नाउ मेन डेटा पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं रिगार्डिंग प्रधानमंत्री आवास योजना, तो मार्च 2023 तक प्रधानमंत्री आवास के जो डेटा हमें मिले हैं उसके तहत लगभग 2.9 करोड़ से अधिक घर पूरे हो चुके हैं अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। और इस योजना से अप्रोक्सीमेटली 14.5 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा मिला है। सरकार ने इस योजना के लिए 8 लाख करोड़ से अधिक रुपए का डेडिकेशन या आवंटन किया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम जो पीएम मोदी ने जिसका उल्लेख किया वो था आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। नाउ इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हॉस्पिटल्स रिलेटेड सुविधाएं इनको बढ़ाने की बात की जाती है। तो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी में बेटरमेंट के लिए भारत सरकार द्वारा ये पर्टिकुलर स्कीम 2021 में शुरू की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य नए अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और उस तरह की मौजूदा सुविधाओं को उन्नत करना जो ऑलरेडी से हैं और आधुनिक चिकित्सा मुहैया कराना या उनको प्रदान करना, और इसके लिए जो उपकरण लगेंगे उनको भी अवेलेबल करवाना इस पर्टिकुलर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन आयुष्मान भारत का काम है। अब आते हैं इसके कुछ मेन डेटा पॉइंट्स पे। सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के योजना के लिए लगभग 64,000 करोड़ रुपए साइड किए हुए हैं। इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में 1.5 लाख हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड जो सेंटर्स हैं उनको बनाना और उनको डेवलप करना है। इस योजना के जो जो कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का उद्देश्य ये है कि लगभग 11,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में अपग्रेड करना है। यानी जितने सारे कल्याण केंद्र वगैरह बने हैं जो हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं और हेल्थ रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं उनको कैसे हम और अपग्रेड करें बेटर फैसिलिटीज से, ये काम करना भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन आयुष्मान भारत का मेन एजेंडा है। अब ये तो रहे डेटा पॉइंट्स रिलेटेड टू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। कमिंग बैक टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम दैट ही टॉक्ड अबाउट वाज जल जीवन मिशन। नाउ जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा 2019 में ये सोच के लाया गया था कि भारत के हर ग्रामीण घर को वो पाइप
लाइन से, पाइप वाटर कनेक्शन से कनेक्ट कर देंगे, और ताकि हर ग्रामीण वासी को भी जो पानी मिले वो ना केवल स्वच्छ मिले बल्कि उनको निरंतर मिलता रहे, यानी एक्सेसिबिलिटी भी अच्छी रहे और साथ में पानी की क्वालिटी भी इम्प्रूव्ड उनको घर पर यानी कि डोर स्टेप पे मिले। आज के वक्त में बहुत सारे ऐसे गांव में लोग रहते हैं जिनके घर में अपना खुद का वाटर सप्लाई नहीं है, जिनके घर में अपना खुद का हैंड पंप नहीं है, तो उनको या तो किसी और पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जिसके कारण से उन्हें और भी कई तरह के डिस्क्रिमिनेशंस को भी फेस करना पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ जल जीवन मिशन खोजने की कोशिश की गई है। ना ये जल को सीधे आपके डोर स्टेप पर लाने की योजना है। इस योजना का लक्ष्य भी 2024 रखा गया है। अगर मैं इसके कुछ डेटा पॉइंट्स की बात करूं, जो मेन इसके आज तक के अवेलेबल डेटा पॉइंट्स, वो कहते हैं दैट मार्च 2023 तक जल जीवन मिशन के तहत 10.1 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों को पाइपलाइन से जोड़ा जा चुका है। इस योजना से लगभग 50 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं और सरकार ने इस योजना के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए साइड किए हुए हैं। तो दोस्तों, ये तो रही उन प्रोजेक्ट्स की बात जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आज आने वाले समय में लाने वाली है। ग्वालियर में जो पीएम मोदी गए थे, उन्होंने जिस 3-4 मेन स्कीम के बारे में बात करी, उस स्कीम को हमने समझा कि ग्वालियर में वो क्या करने वाले हैं, और साथ में हमने ये भी समझने की कोशिश करी कि वो स्कीम इंडिविजुअली क्या है, उनके आज के डेटा कनेक्ट्स क्या हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आने वाले समय में विद द सेम स्कीम वो और भी अच्छा काम करेंगे। ना ग्वालियर के बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा उसके वृहद जो उसका पास्ट रहा है उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। वहां पर रहने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो कि हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है, उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये पूरा डिस्कशन एक होलसम डिस्कशन लगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू ग्वालियर, और हमें ग्वालियर के बारे में कुछ याद रखने लायक यूपीएससी से रिलेटेड कुछ ठोस फॉर्डर पॉइंट मिल जाए। ना ग्वालियर एक बहुत ही समृद्ध और विविध इतिहास का एक एक सिटी रहा है, और कम से कम ये 6th सेंचुरी सी से है। इस शहर के ऊपर सदियों से बहुत अलग-अलग राजवंशों ने शासन किया, जिसमें से प्रतिहार थे, कछवाहा थे, दिल्ली सल्तनत थी, मुगल आए, फिर मराठा भी शामिल है। ग्वालियर कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों का भी घर है, जिसमें ग्वालियर का जो फोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंटली शामिल है। ऐसा कहते हैं कि उस फोर्ट को सबसे पहले कछवाहा लोगों ने बनवाया था, बाद में धीरे-धीरे उसको आने वाली और जो सल्तनतें थीं या फिर जो राजा महाराजा आए उनको और डेवलप करते गए। ग्वालियर ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1857 में यह शहर अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय विद्रोह के केंद्रों में से एक था। ग्वालियर किले पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया और कई महीनों तक अपने कब्जे में रखा, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इस पे वापस से कब्जा कर लिया। अब थोड़ा हम उस पर्सनालिटी की बात करते हैं जिसके बारे में मैं बार-बार कह रहा था। तानसेन। तानसेन एक्चुअली में ग्वालियर में जन्मे नहीं थे, लेकिन उनका करियर कह सकते हैं ये ग्वालियर में ही बहुत ज़्यादा विकसित हुआ था, बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था, और इनको एक एक उपाधि दी गई थी तानसेन को, मियाँ तानसेन। इनफैक्ट इनका जो पहला नाम तानसेन मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये भी इनका अपना नाम नहीं है, ये भी एक उपाधि है जो इनको दी गई थी। इनका खुद का नाम रामतनु था। तानसेन ने रीवा के हिंदू राजा राजा रामचंद्र के दरबार में सबसे पहले प्रसिद्धि पाई और धीरे धीरे उनका नाम काफी फैलने लगा। बाद में जब उनके बारे में मोहम्मद अकबर को पता चला तो उन्होंने उनको एक संदेशा भेजा और साथ में एक आमंत्रण भी था कि वो आके अब मुगल सम्राट के यहाँ पर अपनी गायकी को पेश करें और वहां पर ही अपना पूरा जीविकोपार्जन करें। लेकिन ये चीज तानसेन को पसंद नहीं थी और पहले उन्होंने इसको मना कर दिया। बाद में राजा रामचंद्र के कहने पर उन्होंने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और वहां पर गए। और ये भी बात जानने की इंटरेस्टिंग रहेगी कि जब तानसेन खुद 60 साल के हो चुके थे, उसके बाद उनका संपर्क राजा अकबर के साथ हुआ और उनके दरबारी के रूप में उसके बाद ही वो नौरत्न के फॉर्म में जाने जाने लगे। तानसेन ने कम उम्र में जब संगीत के प्रति अपनी प्रतिभा को दिखाई और श्रद्धेय संगीतकार स्वामी हरिदास के शिष्य बन गए, साथ ही सूफी संत मोहम्मद गौस से भी उनकी बातचीत हुई। उन्होंने देवियों, देवताओं और सम्राटों को समर्पित करते हुए कई सारी रचनाएं करी। उनमें से जो राग ध्रुपद था वो एक था। तानसेन का अकबर के दरबार पर प्रभाव हिंदू और मुस्लिम संगीत परंपराओं को एकीकृत यानी यूनिफाई करने में रहा। उन्हें मियाँ की उपाधि भी खुद अकबर ने दी थी और उनको अपने 9 रत्नों में से एक मानते थे। तानसेन की रचनाओं में विभिन्न विषय शामिल थे जो मुख्य रूप से हिंदू पुराणों में निहित थे, जैसे गणेश, सरस्वती, शिव और विष्णु।
तानसेन की मृत्यु भी उनके जन्म वर्ष की तरह काफी अस्पष्ट है और कहाँ एग्जैक्टली उनकी मृत्यु हुई ये भी काफी अनक्लियर है। लेकिन ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार ये डिटेल भी अलग-अलग पाए जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि तानसेन अपने जो गुरु थे, जो उनके सूफी गुरु थे, मोहम्मद गौस, उनसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ थे और उनके डेथ के बाद यानी तानसेन के डेथ के बाद उनकी जो अंत्येष्टि की गई थी, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के रिचुअल्स को फ़ॉलो किया गया था। और बाद में उनके अवशेषों को मोहम्मद गौस जो उनके खुद के गुरुओं में से एक थे, उनके ही बगल में उनके भी अवशेषों को रखा गया और आज के वक़्त में आज आप अगर ग्वालियर जाएँगे तो आपको तानसेन का मकबरा देखने को मिलेगा, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी भीड़ होगी। तानसेन का कंट्रीब्यूशन भक्ति काल में जो भक्ति लिटरेचर का संस्कृत से लोकल लैंग्वेज पे ले आने का भी रहा। उन्होंने अलग-अलग रागों के द्वारा लोकल लैंग्वेज में संगीतों को गाया और उसी तरह से उन्होंने जो भक्ति संगीत जो संस्कृताइज़ था या ज़्यादातर संस्कृत लैंग्वेज में था, उसको उन्होंने लोकल लैंग्वेज में लोगों के अंदर फैलाया। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन आप समझ सकते हैं संगीत सम्राट तानसेन का रहा है भक्ति काल के अंदर। तो दोस्तों इस तरह से हम ग्वालियर के बारे में समझे, प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस आइटिनरी में जो भी उन्होंने अलग-अलग स्कीम के बारे में बात की, हमने उन स्कीम के बारे में समझे, उन स्कीम के लेटेस्ट डेटा पॉइंट को समझा और ग्वालियर से कुछ इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली और सबसे इम्पोर्टेंट तानसेन के बारे में जो ग्वालियर में ही जिन्होंने काफ़ी कुछ अपने पोटेंशियल करियर को खोजा, उसको उसको और डेवलप किया, उनके बारे में भी जाना।